नमस्कार साथियों। हम लोग भूगोल की सीरीज पर चर्चा कर रहे थे और हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भूगोल पर कवर कर लिए हैं। और जैसे जिसमें हम लोगों ने पर्वतीय क्षेत्र कवर कर लिया है, पठार कंप्लीट कर लिए हैं हम लोगों ने। और लास्ट लेक्चर पे हमने नदियों पर भी अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। उस पर हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार के सवाल हमसे पूछे जाते हैं। आयोग में आपसे सवाल क्या पूछे जाते हैं नदियों से संबंधित, जैसे सहायिकाएं क्या हैं, और प्रमुख अगर कोई बांध है या कोई भ्रंश घाटी वगैरह में कोई नदी बहती है, इन चीजों को हमने समझा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं उसी क्रम में। और भारत की मृदाएं आज ये टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे भी आपके कथन कारण करके जो सवाल आया करते हैं उसमें पूछा जा सकता है। और साथ में डायरेक्ट वन लाइनर भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ये करीब आपसे अगर इस साल नहीं पूछा गया तो अगले साल जरूर पूछा जाएगा। एक दो साल में पूछे जरूर जाते हैं और एक से दो सवाल यहाँ से आपको मिलेंगे डायरेक्ट। ठीक है, और कथन कारण में तो हर साल कहीं ना कहीं आपको भारत की मृदाओं से संबंधित जो सवाल हैं वो देखने को मिलेंगे। तो इनकी विशेषताओं को समझेंगे और जानेंगे कि हमारे पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक ये है कि पहले तो आपको यही याद रखना है कि भारत की जो मृदा है उसको 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला फैक्ट आपको तो यही याद रखना है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट है, दोमट है, लेटेराइट है, काली मृदा है, लाल पीली है, शुष्क है, क्षारीय है, दलदली या पीट मृदा, पर्वतीय मृदा। इसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा से, क्षारीय एवं लवणीय मृदा से, काली मृदा से, और आपकी दोमट और लैटेराइट और लाल पीली मृदा से भी सवाल बनते हैं। ठीक है, ओवरव्यू तो आपको सबका पता होना चाहिए, लेकिन इस पर आपको विशेष ध्यान दिया जाए। शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा, क्षारीय एवं लवणीय मृदा और काली मृदा पर। तो इनकी विशेषताओं को समझेंगे और जानेंगे कि हमारे पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहला है दोमट, इसको जलोढ़ मृदा भी बोलते हैं और इसको काप मृदा भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको इंग्लिश में एलोवियल सॉइल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मृदा है और अभी जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप समझ भी जाएंगे क्यों मैं इसको इतना इंपॉर्टेंट मान रहा हूँ। पहले तो आप ये समझिए कि यह मृदा जो है नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित होती है। नदी जो अपने साथ काट कर अवसाद लाती है उनसे ही निर्मित होती है और ये बहुत ही उपजाऊ मृदा है। ठीक है, ये परिवहित मृदा है। परिवहित मृदा मतलब नदियां अपने साथ उसको लेकर आती हैं तो ये परिवहन करती है नदियां, इसलिए इसको परिवाहित मृदा बोलते हैं। तो परिवाहित को मैंने लिख भी दिया है, जब ये क्योंकि मैंने अपने नोट से सीधा आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो उस समय मुझे समझ में नहीं आता था तो मैं लिख लेता था कि परिवाहित का क्या अर्थ होता है। तो मैंने यहाँ पर वही लिखा है, जो कारकों द्वारा बहाकर उड़ाकर लाई जाए। खादर या बागन मृदा, जैसे बहाकर तो नदियों द्वारा ले आएंगे, उड़ाकर पवनों द्वारा आ जाएगी। ठीक है, तो आपको समझना है। इसको हम मैप में ज्यादा समझ लेते हैं। ये देखिए, ये जो आपको ये देखिए एलुवियल सॉइल है, इस पे आप देखिए, ये देखिए ये राजस्थान की मैदान वाली मृदा है। ठीक है, और ये आपकी पंजाब और हरियाणा का मैदान, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, और ये गंगा का पूरा मैदान, पश्चिम बंगाल का मैदान, ये वाला आप ये देख सकते हैं। इधर ब्रह्मपुत्र का मैदान और साथ में तटीय जो मैदान है इस पर भी आप एक नजर डाल सकते हैं मैप में। ये मैप से अगर आप देखेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितना विस्तार है इसका। ठीक है, तो ये मृदा जो है ना नदियों द्वारा लाई गई मृदा है। और नदी जब पर्वतों या पठारों का कटान करती हैं तो अपने साथ अवसाद लेकर जो आती हैं वो यहाँ पर इनका निक्षेपण करती हैं और मैदानों का निर्माण करती हैं। ये काफी लंबे समय की प्रक्रिया होती है। तो आगे पढ़ते हैं इस पे क्या फैक्ट है। जो मैंने आपको जैसा बताया, गंगा सतलज के मैदान, असम घाटी और पश्चिमी तटीय मैदान, महानदी गोदावरी, इन सब के डेल्टाई भागों में ये मृदा पाई जाती है। तो आपको मैंने वैसे ही बता दिया, अगर कभी कथक कारण में पूछे ये नदियों द्वारा डेल्टाई भागों में भी ऐसे मैदानों का निर्माण करती हैं तो ये कथन सत्य हो जाएगा। अब दूसरा जो फैक्ट आपको याद रखना है वो कि इसमें पोटेशियम और चूने की मात्रा अधिक होती है। अब ये आपको याद कैसे रहेगा मैं बताता हूँ। आप जब नदियों किनारे जाते होंगे तो देखते होंगे कि जैसे नदी का तट चालू होने वाला होता है शुरुआत में,
तो उसके पहले जो घाटियाँ होती हैं, वहाँ कई सारे छोटे-छोटे कंकड़ पत्थर आपको मिलने लगेंगे। वो सब कैल्शियम से ही बने रहते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम इनकी मात्रा उनमें होती है और कंकड़ पत्थर से आप कैल्शियम याद रख सकते हैं, ठीक है? तो आपको याद रहेगा पोटेशियम और चूने की मात्रा अधिक होती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जीवांश जीवांश की मात्रा कम होती है। जीवांश की मात्रा कम क्यों होती है? उसके पीछे कारण है कि एक तो ये परिवहित करके मृदा लाई जाती है, ठीक है ना? अगर वहाँ कोई जीव या पेड़-पौधे की अवशेष वहाँ पर नष्ट भी होते हैं, तो ये नदी बहा कर ले आती है, तो जमने नहीं देती वहाँ पर बहुत दिनों तक, तो वहाँ जीवांश की मात्रा कम हो जाती है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जीवांश की मात्रा यहाँ कम पाई जाती है, ये भी आप याद रखिएगा। आप अगर ये याद रखेंगे, पोटेशियम और चूना अधिक पाया जाता है, तो ये आपको ज़्यादातर मृदाओं में नहीं मिलेगा, ठीक है? अभी आगे देखेंगे कि आप देखेंगे कि हम 8 प्रकार की मृदा पढ़ लेंगे, वहाँ पर आपको नाइट्रोजन और जीवांश की मात्रा आपको कम दिखाई देगी। भारत के ये 43.4% भाग में है, ठीक है? अगर आपसे लगभग बोल दें, लगभग 45% भाग में है, तो ये कथन सही हो जाएगा। तो आप भी 45% लगभग याद रखिएगा। और इसमें देखिए अनाज, दलहन, तिलहन ये सब, गन्ना, पटसन ये सब उगाया जा सकता है और ये गहन कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपने गंगा का मैदान देखा होगा, बहुत खेती होती है, गहन कृषि होती है यहाँ पर। गहन कृषि का मतलब आप समझ रहे होंगे कि छोटे से क्षेत्र में काफ़ी जो हमारी फसलें हैं, उसको काफ़ी डेंस मतलब काफ़ी घने रूप में उगाया जाता है, ठीक है ना? गहन कृषि क्षेत्र है यहाँ पर। मतलब छोटे-छोटे आप बहुत सारे खेत मिल जाएँगे आपको उनमें मतलब जैसे राजस्थान में दूर-दूर आपको खेती मिलेगी, एक एवरेज जो डिस्टेंस होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ गहन कृषि क्षेत्र पाया जाता है। तो ये तो आपने मोटा-मोटा समझ लिया कि दोमट मृदा क्या है और इसकी क्या विशेषताएँ हैं। आगे बढ़ते हैं, काली मृदा, इसको करेल मृदा भी बोलते हैं और रेगुर मृदा भी इसको बोलते हैं, क्योंकि दानों की तरह होती है, तो इसमें रेगुर मृदा भी इसको आप बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको ट्रॉपिकल चरनोजम कहते हैं, ठीक है? चरनोजम बहुत ही इम्पोर्टेंट मृदा है। जब हम विश्व को जब पढ़ते हैं तो चरनोजम वही वाला क्षेत्र पड़ जाता है जहाँ प्रेरी के घास के मैदान वगैरह आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना? तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि काफी बड़ी मात्रा में अन्न उगाया जाता है, वो चरनोजम मृदा है। तो भारत की जो चरनोजम है उसको काली मृदा कहते हैं, ठीक है? इसको काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ? तो आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में जो दक्कन ट्रैप है, वहाँ लावा का निक्षेप हुआ था, बसाल्टिक लावा का। वही उसी का जब अपक्षय हुआ, अपक्षय मीन्स जब नदियाँ या वातावरण द्वारा उसका लगातार कटाव हुआ और प्रभाव पड़ा बसाल्टिक लावा पर, तो इस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। और इसका काला रंग, ये फैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है कि काली मृदा का काला रंग किसके तत्व के कारण होता है? तो आपको याद रखना है टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट, ये आपको याद रखना है, ये जरूर पूछा जाता है, ठीक है? काली मृदा किस कारण काली हमको दिखाई देती है? इसका विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात के अधिकांश भाग में, पश्चिमी तथा मध्यवर्ती मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना आदि में है। मैंने आपको बताया था दक्कन ट्रैप के बारे में कि दक्कन ट्रैप कहाँ है, और साउथ में जब हम पठारों की बात कर रहे थे, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, और यहाँ पर एक छोटा सा दक्कन ट्रैप है, और फिर हम लोग नीचे तमिलनाडु की भी बात की थी हम लोगों ने। इन सब पठारों की हमने चर्चा की थी। तो आपको ये जो बसाल्टिक लावा का क्षेत्र है वो लगभग ये वाला है, मालवा का क्षेत्र, और नीचे आप कर्नाटक का, तेलंगाना का पठार वगैरह में जब आ जाते हैं। इसमें भी इसमें चूना, लोहा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम पाए जाते हैं, ठीक है? तो चूना और पोटेशियम तो अभी हमने पढ़ा था पिछली बार, जो अभी हमने मिट्टी पढ़ी उसमें भी मिलता है। जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवांश इनकी कमी होती है, जो मैंने आपको बताया था। जीवाशेष कमी क्यों होती है? अब जब लावा जमीन से निकल रहा है सीधे सीधे, तो यहाँ पर जीव कहाँ से मिले थे? शुरुआत की मिट्टी में कोई जीव थे नहीं। अभी जो जीवावशेष होते हैं वही थोड़ा बहुत माने जाते हैं।
तो ऑन एन एवरेज ये माना जाता है कि यहाँ जीवावशेष की कमी है। जैसा चन्नोजम मृदा में बहुत जीवावशेष पाए जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर आपने देखा होगा प्रेरी घास के मैदान बड़े बड़े मिलते हैं, तो वही घास उसमें टूटकर मिट्टी में मिल जाती है और वही जीवांश का काम करती है, तो बहुत उपजाऊ मृदा चन्नोजम बन जाती है। इस यह भारत के 15.2% भाग पर पाई जाती है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, लगभग 15% ये है। पुराना वाला आपको 45% मैंने आपको यहाँ दिला दिया था, तो भारत का लगभग 60% जो क्षेत्र है वो कवर हो चुका है दो मृदाओं में। इसमें कपास कपास तो आप जानते हैं बहुत होता है काली मृदा में। गन्ना गन्ना भी होता है। तम्बाकू तम्बाकू भी आप याद रखिएगा मालवा के क्षेत्र में होता है। और खट्टे फलों का भी इसमें खेती होती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको मैप में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए मैंने आपको बताया कि ये ब्लैक सॉइल है, ये वाला क्षेत्र। ये देखिए, मैं आपको मालवा का पठार मैंने आपको पढ़ाया था, और कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, छोटा नागपुर के पठार की भी हमने चर्चा की थी। ये देखिए, ये दक्कन ट्रैप है, ये बसाल्टिक लावा का क्षेत्र है, तो ये ऊपर ये एमपी पड़ जाता है, थोड़ा सा ये गुजरात पड़ जाता है, ये गुजरात पड़ जाता है आपका, यहाँ महाराष्ट्र है, नीचे कर्नाटक पड़ जाता है, इधर से आप देखें तो तेलंगाना है, और थोड़ा सा तमिलनाडु का भी पार्ट है। तो ये सब चीजें आपको मैप में अगर आपको याद रहेगा, तो अगर वो आंसर दे दे कि ये झारखंड में नहीं पाया जाता बसाल्टिक लावा का क्षेत्र, तो ये सत्य कथन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ नहीं, झारखंड आपका यहाँ है, तो ये यहाँ नहीं पाया जाता। तो ऐसे याद रखना पड़ता है, ऐसे हमको रिलेट करनी होती हैं चीजें। आगे बढ़ते हैं। लैटेराइट मृदा, ये भी तीसरी इंपॉर्टेंट मृदा है। इसका शाब्दिक अर्थ जो है ना, ईट होता है। ईट मतलब रेड कलर की, देखो रेड कलर का ईट। इसका सर्वप्रथम अध्ययन एफ बुशमैन ने किया था। ठीक है, अब तो इस टाइप के सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आप याद रख सकते हैं इसको। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु में शुष्क एवं आर्द्र मौसम के कृत्रिम परिवर्तन से होने वाली निच्छालन की प्रक्रिया से होता है। इसको समझाता हूँ मैं थोड़ा सा। ये जहाँ पर ये उन क्षेत्रों में बनती है जहाँ पर बरसात बहुत होती है, और साथ में आपके तापमान बहुत होता है। तापमान होगा और साथ में वर्षा यहाँ पर ज्यादा होगी, ठीक है। तो वर्षा होने के कारण जो ऊपर जो तत्व होते हैं वो सब चले जाते हैं क्षारीय तत्व नीचे की ओर बहकर, ठीक है। ऊपर केवल फेरस की परत रह जाती है, तो फेरस रेड कलर का होता है, तो यही चारों तरफ विस्तारित हो जाता है। और चूंकि तापमान ज्यादा होता है तो क्षारीय तत्व तो नीचे चले जाते हैं, और साथ में यहाँ पर वाष्प उत्सर्जन हो जाता है, ठीक है। तो निक्षालन की प्रक्रिया के कारण ये नीचे चले जाते हैं, तापमान की प्रक्रिया के कारण इसका जो फेरस का है उसका विस्तार ऊपरी परतों में पूरी तरीके से हो जाता है। तो इस प्रकार ऊपरी जो परत होती है पूरी रेड कलर की मिट्टी की तरह, लाल पूरी मिट्टी की तरह दिखाई देती है। ईंट का जो कलर होता है, आपने पकी हुई ईंट का कलर देखा होगा, उस तरीके से दिखाते हैं, इसको लेटेराइट मृदा कहते हैं। तो ये कहाँ पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ये मृदा पश्चिमी घाट में आपने देखा होगा बरसात बहुत होती है, और वहां पर काफी तापमान है। तमिलनाडु वही स्थिति है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम असम में भी बहुत बरसात होती है, पर्वतीय क्षेत्रों में और राजमहल की पहाड़ियों में पाई जाती है। तो ये राजमहल की पहाड़ियों में पाई जाती है, तो अगर सवाल कभी बना दे बिहार और झारखंड के क्षेत्रों में भी यह मिट्टी पाई जाती है, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। इसमें नाइट्रोजन इसमें नाइट्रोजन मैंने कहा, नाइट्रोजन लगभग लगभग नहीं पाया जाता है भारत की मृदाओं में। चूना चूना यहाँ पर गायब रहेगा। फास्फोरस, मैग्नीशियम और कैल्शियम आदि की कमी होती है। तो मैंने कहा ना, ये वर्षा के साथ जो ये सारे तत्व हैं ये सब बहकर जमीन में चले जाते हैं, केवल फेरस ऊपर रहता है। तो वही मैंने कहा, इसमें लोहे और एल्युमिनियम, मतलब साथ में एल्युमिनियम भी मिलते हैं, तो इनकी ऑक्साइड की अधिकता होती है, यही ऊपरी वाली परत पे मिलते हैं आपके। और अतः इसका उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। तो इसमें बहुत अच्छी खेती तो नहीं हो सकती है, और ये भारत के लगभग 3.7% यानी 4% भाग में पाई जाती है। इस मृदा में ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसमें क्योंकि काजू होता है, टेपियोक होता है, रबड़ की खेती होती है,
चाय की खेती होती है, आदि की खेती होती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में काजू की खेती के लिए यह मृदा अधिक उपयोगी है। तो ये आपको याद रखना है। मैं आपको थोड़ा मैप में दिखा देता हूँ। ये देखिए लैटेराइट मृदा, ये जो हल्का जो रेड है ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये देखिए छोटे छोटे हिस्सों में ये मिल रही है आपको ब्रैकेट्स में। ये देखिए आप पश्चिमी घाट हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये थोड़ा सा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो गया, ये राजमहल की पहाड़ियों वाला क्षेत्र हो गया, और यहाँ पे देखिए असम हो गया, ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये असम वाला क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र है पूरा, ठीक है। तो ये पाई जाती है जहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है और तापमान भी अधिक होता है, ठीक है। तो वर्षा अधिक होनी चाहिए और तापमान भी वहाँ का अधिक होना चाहिए, तो इस मृदा का निर्माण होता है। अब काजू की खेती के लिए ये ज़्यादा सवाल बनता है इस पर कि काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है, तो लेटेराइट मृदा है। लाल पीली मृदा, ठीक है, तो लाल पीली मृदा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यह लाल रंग की होती है, तो लाल पीली नाम से ही समझ में आ रहा है। इसका निर्माण पठारी प्रदेश की रूपांतरित चट्टानों में लोहे के मिश्रण से होता है। जब इसमें जल जलायोजन हो जाता है, मतलब जल जब इसमें मिल जाता है तो यह पीली दिखाई पड़ने लगती है। इसमें तीव्र निक्षालन का जोखिम बना रहता है, मतलब इसमें तेजी से अगर बरसात हो रही तो इसके जो तत्व होते हैं ऊपरी परत के वो निचले भागों में जा सकते हैं। यह मृदा उपजाऊ नहीं होती, किंतु इसके कण महीन हो तो उपजाऊ हो सकती है। ये फैक्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यह मृदा छोटा नागपुर पठार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और कुछ भागों में मिलती है। इसमें नाइट्रोजन, जैसा मैंने आपको बताया, फास्फोरिक एसिड एवं जैव पदार्थों की कमी होती है। इसमें दलहन, तंबाकू, तिलहन, आलू, फलों की खेती की जा सकती है। इसमें गेहूं और कपास का भी उत्पादन होता है। 18.6% भारत में पाई जाती है। तो ये भारत में लगभग 19% हिस्से में पाई जाती है। तो आपको मैं अभी क्रम बता चुका हूँ लगभग। सबसे पहले दोमट हो गया, जो सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया। उसके बाद लाल पीली मृदा हो गई, है ना। उसके बाद काली मृदा हो गई। आगे क्रम भी पढ़ लेंगे हम इसका। तो ये हमको याद रखना है, लाल पीली मृदा लगभग लगभग पूरे भारत में मिलती है आपको। छोटे छोटे जो पॉकेट्स हैं उन पर मिलती हैं। तो इसको देख लेते हैं। रेड और येलो सॉइल, आप ये देखिए कितने बड़े हिस्से में है। ये देखिए आप, तो पठारी क्षेत्रों में आपको दिखाई देगी और गंगा के मैदानों के निचले हिस्सों में दिखाई देगी। ये वाला निचला हिस्सा कौन सा है? ये बघेलखंड का मैदान है ना। और यहाँ पर एमपी है, झारखंड है, उड़ीसा है, वो भी पठारी क्षेत्र है। यहाँ राजमहल की हिल्स है, ये सब वगैरह। और यहाँ पर आप देखिए तो कर्नाटक का पठार है, मैसूर का पठार है, तमिलनाडु, और ये सब वगैरह जो पठारी क्षेत्र है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हल्के फुल्के, ये जो पठारी क्षेत्र है यहाँ पर ये मृदा पाई जाती है। तो ये आपका क्रम हो गया। तो आपको याद रखना है, लाल पीली मृदा जो है ना वो भारत की दूसरी सबसे बड़ा जो ब्रैकेट्स है उस मृदा में लाल पीली मृदा पाई जाती है। तो हमने यहाँ पर लाल पीली मृदा को समझ लिया। तो हमें कम थोड़ा सा पता होना चाहिए। तीन दोमट हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मिलती है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपके लाल पीली मृदा मिलेगी, और तीसरे क्रम पर आपकी अभी तक काली मृदा। और हमने जो चौथी मृदा पढ़ी है उसको लैटेराइट मृदा कहते हैं। तो चार मृदा हमने अभी पढ़ ली हैं। आज चार मृदा कोई पढ़ते हैं। चार मृदाएं हमारी रह गई हैं, उनको पढ़ेंगे। उनसे संबंधित और जो सॉइल से संबंधित अन्य फैक्ट्स हैं उनको भी थोड़ा बहुत समझ लेंगे कि जिप्सम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, और अगर मिट्टी हमारी अनुपजाऊ हो रही है तो उसको उपयोगी बनाने के लिए हमें क्या क्या काम करने होंगे। तो इस पर सवाल बनते हैं। तो अभी हमने चार मृदाएं देखी। अब नेक्स्ट जो हम पार्ट करेंगे सॉइल ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट, उसमें हम शेष जो मृदाएं हैं उनसे संबंधित फैक्ट को समझेंगे। और उसके बाद अगले पार्ट में हम लोग इनके क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस की बहुत वैरायटी है इसमें, तो उसको हम समझेंगे। तो नमस्कार, आज इतना ही रखते हैं।